एक हसीना जिसका बीहड़ में था खौफ, वो हसीना जिसे डाकू से हुआ प्यार, वो खूबसूरत डकैत जिसके लाखों थे दीवाने। पूरे यूपी और एमपी में होती थी उसकी खूबसूरती के चर्चे। वो डकैत जिसकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे रसूखदार बीहड़। ये नाम सुनते ही जहन में एक ऐसी तस्वीर बनती है जहां घोड़े के थाप और गोलियों की तड़तड़ाहट और चीखते चिल्लाते लोग। बीहड़ जिसे डाकुओं का गढ़ कहा जाता है, वो बीहड़ जहां एक से बढ़कर एक डकैत हुए, जिनके जिक्र होने मात्र से ही रूह तक सिहर जाती है। इसी बीहड़ में एक ऐसी भी डकैत हुई जिसने जुल्म के इंतहा पार कर दी। वो डकैत जिसने अपने बदले की आग को शांत करने के लिए पुलिस वालों के हाथों की 10 उंगलियों को काट दिया करती थी। वो डकैत जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। वो डकैत जिसके हुस्न के दीवानों की एक लंबी कतार थी। देश अंग्रेजों से आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा था और बीहड़ के लोग डकैतों के जुल्म के आगे घुटने टेक चुके थे। उस दौर में बीहड़ में डकैतों का ऐसा खौफ था कि उनके नाम मात्र आने से लोगों का खून सूख जाता था। इसी बीच साल 1926 में मध्य प्रदेश के मुरैना के बबरई गांव में एक नाचने वाले के घर में एक बच्ची का जन्म होता है, जिसकी किलकारी से उसके घर में खुशियों की बौछार हो जाती है। लेकिन किसे पता था, जिसकी किलकारी सुनकर माता पिता और उसके गांव के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, आगे चलकर वही बच्ची उन लोगों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होगी। बड़े ही प्यार से पिता नन्हे और मां असगरी ने उसका नाम गौहर बानो रखा था। नाचने गाने वाले परिवार में जन्मी बच्ची भी नाचने गाने लगी थी। गौहर बानो बड़ी हो गई। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। माँ बाप की उम्र ज़्यादा होने के कारण अब लोग उनके नाचने गाने को देखने और सुनने भी कम ही लोग आते थे। ऐसे में गौहर बानो ने माता पिता की जगह ली। गौहर का भाई तबला बजाता और गौहर नाचती। कहते हैं गौहर बानो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे। देखते ही देखते गौहर बानो के घर पर गांव वालों का जमावड़ा होने लगा, जिसके बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति तो ठीक होती चली गई, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसके लिए नासूर साबित होने वाली थी। उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। जो भी गौहर को एक बार देखता उसके हुस्न का कायल हो जाता। नाम हुआ तो दूसरे शहरों से भी लोग उसे देखने आने लगे। उस दौर में भी उसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उसके नाच, या फिर ये कहें कि उसके हुस्न का दीदार करने के लिए लोग आगरा, लखनऊ और कानपुर तक से आने लगे और हर शाम उसके घर में शानदार महफिल सजने लगी। गौहर अपने हुस्न से लोगों को लुभाती रही और लोग उस पर जमकर पैसे उड़ाते रहे। हालात ऐसे हो गए कि अब उसका घर उसके कदरदानों के लिए छोटा पड़ने लगा और गौहर की खूबसूरती दिन ब दिन और भी ज़्यादा निखरती चली गई। जब वो नाचती तो ऐसा लगता कोई पुतली नाच रही है, और धीरे धीरे लोगों ने उसे पुतली बाई बुलाना शुरू कर दिया और इस तरह से उसका नाम गौहर बानो से पुतली बाई हो गया। अब पुतली बाई आगरा में शिफ्ट हो चुकी थी। बड़ा शहर, बड़े बड़े कदरदान और बड़ी महफिल। मुरैना के एक छोटे से गांव से निकलकर पुतली बाई आगरा में लोगों को अपना दीवाना बना रही थी। तब तक पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उसके चर्चे होने लगे थे। अब तो यहाँ उसके छोटे मोटे लोगों के लिए जगह तक नहीं थी। कहते हैं कि उसकी महफिल में रसूखदारों, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी आने लगे थे। लेकिन कहते हैं कि उसे पाने के लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन पुतली ने कभी भी अपना ईमान नहीं बेचा। अब तक वो सब कुछ हासिल कर चुकी थी, जिसे पाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। लेकिन अब उसकी सुंदरता ही उसकी दुश्मन बन चुकी थी। पुतली बाई लोगों को अपना ईमान बेचने से इनकार करती चली गई और उसके दुश्मनों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई। हालात ऐसे हो गए कि कभी उसकी महफिल में आग लगा दी जाती तो कभी गोलीबारी हो जाती। आगरा में रहकर उसका नाचना गाना दूभर हो गया था और उसने एक बार फिर वापस अपने गांव मुरैना जाने का फैसला किया। लेकिन यही फैसला उसके लिए नासूर साबित हो गया और यहीं से शुरू होती है एक हसीना के डाकू बनने की कहानी। पुतली बाई भले ही आगरा से लौट चुकी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और उसकी घुंघरू के खनक के किस्से
चंबल में होने लगे थे। कहा जाता है कि कई डाकू पुतलीबाई के हुस्न के दीवाने हो चुके थे। उस दौर में बीहड़ का सुल्ताना डाकू का बड़ा नाम था। कहते हैं कि बीहड़ में उससे बड़ा कोई डकैत उस दौर में नहीं था। उसने भी पुतलीबाई की सुंदरता के बहुत चर्चे सुने थे। दिल में पुतलीबाई को देखने का सपना था। इसी बीच एक दिन पुतलीबाई का प्रोग्राम पास के ही गांव में था। सुल्ताना को इस बात की खबर थी और वो खुद को पुतलीबाई को देखने से रोक नहीं पाया और पहुंच गया पुतलीबाई के प्रोग्राम में, जहां पुतलीबाई के घुंघरुओं की झनक ने मानो सुल्ताना डाकू के दिल को पूरी तरह से घायल कर दिया। वो पुतलीबाई से खुश था। कहते हैं कि उस दौर में भी सुल्ताना डाकू पुतलीबाई के नाच को देखकर इतना खुश था कि उसने 500 रुपये बाकायदा इनाम के तौर पर दिया और वापस बीहड़ चला गया। सुल्ताना भले ही बीहड़ वापस लौट गया हो, लेकिन उसकी आंखों के सामने पुतलीबाई का चेहरा नहीं हट रहा था। वो किसी भी तरह से पुतलीबाई को पाना चाहता था, लेकिन कहते हैं कि वो महिलाओं की बड़ी इज्जत करता था। इसी बीच सुल्ताना को पता चलता है कि पास के ही धौलपुर गांव में पुतलीबाई का प्रोग्राम होने वाला है। बस फिर क्या था, उसने आओ देखा न ताओ और गोलियां चलाता हुआ उस प्रोग्राम में पहुंच जाता है। उसकी गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन पुतलीबाई डरती नहीं है। सुल्ताना उसे बीहड़ आने के लिए कहता है, लेकिन पुतलीबाई ने साफ तौर पर बीहड़ आने से मना कर दिया। ऐसे में सुल्ताना ने तबले की थाप पर बैठे उसके भाई के सीने पर बंदूक तानकर उसे बीहड़ आने पर मजबूर कर देता है। भाई के खातिर पुतलीबाई बीहड़ चली जाती है, जहां महीनों तक पुतलीबाई को 2 दर्जन से ज्यादा डकैतों की सुरक्षा के बीच रहना पड़ता है। सुल्ताना डाकू जरूर था, लेकिन कहते हैं कि बहुत दरिया दिल था। गरीबों को कभी परेशान नहीं करता था। यही वजह थी कि पुतलीबाई सुल्ताना की दरिया दिली पर अपना दिल हार बैठी और दोनों के प्यार के चर्चे पूरे बीहड़ में होने लगे थे। इसी दौरान पुतलीबाई प्रेग्नेंट भी होती है। भले ही पुतलीबाई को सुल्ताना से प्यार होता है, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहती कि उसका बच्चा एक ऐसे माहौल में जन्म ले जहां लूट, डकैती, हत्या, अपहरण होता हो। वो गांव वापस आने की इच्छा जताती है। सुल्ताना भी पुतलीबाई की बात मानकर उसे वापस उसके गांव, उसके माँ बाप के पास भेज देता है। लेकिन यहाँ पुतलीबाई के साथ जो होता है, उसने पुतलीबाई को न सिर्फ बीहड़ की सबसे खूंखार डाकू बना दिया, बल्कि उसके दिल में डर और खौफ के नामो निशान तक मिट जाता है। सुल्ताना एक नामी डकैत था। ऐसे में पुलिस के लिए वो बड़ी चुनौती बन गया था। ऐसे में पुतलीबाई और सुल्ताना के प्यार के चर्चे से वाकिफ पुलिस वालों ने गांव पहुंचते ही पुतलीबाई को गिरफ्तार कर लिया। प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसके साथ मारपीट करते थे। हद तो तब हो गई जब प्रेग्नेंट होने के बाद भी कई पुलिस वालों ने पुतलीबाई के साथ बार बार बलात्कार किया। उधर सुल्ताना को इन सब बातों के बारे में जब पता चला तो वो और हत्याएं और लूट अपहरण जैसी वारदात को अंजाम देने लगा। उधर सुल्ताना का अपराध बढ़ता चला जा रहा था और उसका बदला पुलिस वाले गर्भवती पुतलीबाई को पीटकर और उसका बलात्कार कर ले लेते। करीब 4 महीने तक ये सब चलता रहा और पुतलीबाई बेबस ये सब देखती रही। पुतलीबाई अब मन बना चुकी थी कि इस बच्चे को जन्म देते ही वो सुल्ताना के पास बीहड़ वापस लौट जाएगी। हुआ भी वही। 4 महीने बाद पुतलीबाई ने बेटी को जन्म दिया और उसे अपने माँ बाप के पास छोड़कर बीहड़ लौट गई और पुतलीबाई सुल्ताना से बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेने लगी। देखते ही देखते एक हसीना डाकू बन गई। अब वो भी सुल्ताना के साथ मिलकर लूट, डकैती, अपहरण जैसे वारदात को अंजाम देने लगी। लेकिन इसी बीच एक दिन धौलपुर के रजई गांव में पुलिस और सुल्ताना गैंग के बीच मुठभेड़ हो जाती है। गैंग के तमाम डाकू बचकर भाग गए, लेकिन पुतलीबाई एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पहले तारागंज और फिर धौलपुर जेल में पुतलीबाई को रखती है। कहते हैं कि इस दौरान पुतलीबाई के साथ पुलिस वालों ने कई बार बलात्कार किया, मानो पुलिस वालों ने जुल्म के सारे इंतहा को पार कर दिया हो। हालांकि कुछ दिनों के बाद पुतलीबाई को जमानत मिल जाती है और वो वापस बीहड़ पहुंच जाती है। लेकिन अब उसकी आंखों में बदले का खून उतर चुका था। वो हर हाल में उन पुलिस वालों से बदला लेना चाहती थी। एक हसीना से डाकू बन चुकी पुतलीबाई अब चुन चुन कर उन पुलिस वालों से बदला लेने लगती थी जिसने उसके साथ बलात्कार किया था। कभी तबले की थाप पर थिरकने वाली पुतलीबाई अब गोलियों की तड़तड़ाहट पर पुलिस वालों को नचा रही थी। कहते हैं कि वो अब तक इतनी क्रूर हो चुकी थी कि एक दिन उसके साथ बलात्कार करने वालों के घर पर उसने हमला कर दिया और उन पुलिस वालों के हाथों की 10 उंगलियों को काट दी। महिलाओं के कानों को फाड़कर उसने झुमके छीन लिए। उस दिन के बारे में कहा जाता है
है कि उस दिन पुलिस वाले के घर से इतनी ज़्यादा चीख पुकार मच रही थी कि जिसने बीहड़ में पुतलीबाई के नाम का खौफ पैदा कर दिया। अब पूरे बीहड़ में पुतलीबाई का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। इस घटना के बाद पुलिस वाले और सख्त हो गए। वो किसी भी तरह से सुल्ताना और पुतलीबाई को खत्म करना चाहते थे। इधर सुल्ताना को भी पुलिस की सख्ती का अंदाजा हो गया था, लिहाजा उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन डाकू लाखन सिंह के साथ हाथ मिला लिया। हालांकि डाकू लाखन सिंह से उसके 36 के आंकड़े थे, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए सुल्ताना ने लाखन से हाथ मिलाना ही ठीक समझा। हालांकि पुतलीबाई को अंदाजा था कि लाखन सिंह भरोसे के लायक नहीं है। उसने सुल्ताना को रोका भी था, लेकिन सुल्ताना ने पुतलीबाई की बातों को दरकिनार करते हुए लाखन सिंह से हाथ मिला लिया। इसके कुछ दिनों के बाद सुल्ताना और लाखन गैंग एक साथ मीटिंग कर रहे थे और लाखन ने इस मीटिंग की जानकारी पहले ही पुलिस को दे दी थी, जिसके बाद पुलिस ने हमला किया। इस मुठभेड़ में सुल्ताना का राइट हैंड मारा जाता है, जिसके बाद सुल्ताना ने अपने एक और साथी बाबू लोहार को पुतलीबाई को वहां से ले जाने के लिए कहता है। पुतलीबाई वहां से चली जाती है और लाखन सिंह अपने साथी कल्ला के साथ मिलकर सुल्ताना पर गोलियों की बौछार कर देता है, जिसमें सुल्ताना की मौत हो जाती है। इधर सुल्ताना की मौत के बाद बाबू लोहार सुल्ताना गैंग का सरदार बन जाता है और वो लाखन सिंह से हाथ मिला लेता है। पुतली को पता था कि सुल्ताना को लाखन सिंह ने ही मारा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। कहते हैं कि उस दौर में पुतलीबाई देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर सुल्ताना के लिए न्याय की गुहार भी लगाई थी, लेकिन तब उसकी बात को प्रशासन ने अनदेखा कर दिया। बाबू लोहार पुतलीबाई की खूबसूरती का पहले से ही कायल था, लेकिन सुल्ताना के होते हुए पुतली को नजर उठाकर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब सुल्ताना उसके रास्ते से हट चुका था। अब बाबू लोहार हर दिन पुतलीबाई के साथ बलात्कार करता और डाकुओं से घिरी हुई पुतलीबाई चुपचाप वो सब सहती रहती। सुल्ताना की मौत के बाद बाबू लोहार और लाखन सिंह ने इलाके में लूट, अपहरण और हत्या की वारदात को बढ़ा दिया। अब पुलिस के लिए वो दोनों भी चुनौती बन गए थे। एक दिन बीहड़ में दोनों गैंग बैठक कर रहे थे, तभी पुलिस ने उस गैंग पर हमला कर दिया। पुतलीबाई इसी दिन का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए बंदूक उठाई और बाबू लोहार, लाखन सिंह और कल्ला को गोलियों से छलनी कर डाला। उसके पति का बदला तो पूरा हो चुका था, लेकिन अब पुतलीबाई अपने गैंग की सरदार बन चुकी थी और गैंग चलाने के लिए पैसे की जरूरत के कारण वो अगले 2 सालों तक पूरे बीहड़ में खूब तांडव करती रही। अपहरण, हत्या, लूट, डकैती ये सब आम हो गया था। उस दौर में पुतलीबाई का नाम किसी में खौफ पैदा कर देता था। कहते हैं अपहरण के बाद फिरौती नहीं देने पर उसकी हत्या कर लाश को घर पर पार्सल करवा देती थी। इसी दौरान पुलिस के साथ पुतलीबाई की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुतलीबाई के दाहिने हाथ में गोली लग जाती है। गोली का जहर पूरे शरीर में ना फैले, इसके लिए पुतलीबाई ने अपना दाहिना हाथ ही अपने साथी से कटवा दिया था और बाएं हाथ से गोली चलाना सीख लिया। इस दौरान भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इटावा, चित्रकूट इलाके में पुतलीबाई के नाम का खौफ था। कहते हैं कि उस दौर में पुतलीबाई का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सरकार भी सख्ते में आ गई थी। इसलिए तत्कालीन सरकार ने पुतलीबाई के आतंक को खत्म करने के लिए 1958 में एक टीम का गठन किया, जिसमें पुतलीबाई मारी गई और बीहड़ में पुतलीबाई के आतंक का खात्मा हो गया। हालांकि इस ऑपरेशन में कई पुलिस वाले भी शहीद हुए। भले ही पुतलीबाई का अंत हो गया हो, लेकिन आज भी बीहड़ के इलाकों में पुतलीबाई की कहानी के खूब चर्चे होते हैं। जब भी देश में खूबसूरत महिला डाकू का नाम लिया जाता है तो पुतलीबाई का नाम सबसे ऊपर आता है। हालांकि पुतलीबाई की मौत के बाद उसकी मां पुतलीबाई की बेटी को लेकर कोलकाता चली गई और आज वहीं उनकी बेटी शांति की जिंदगी जी रही है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।